रशिया यूक्रेन वॉर को 6 महीना बीत गया। रशिया ने यूक्रेन को टाइट करने के लिए जंग छेड़ तो दिया, पर अब तक काबू नहीं कर पाया, जिसके चलते अब पुतिन साहब के फौज के प्रोफेशनल स्किल्स और एफिशिएंसी के ऊपर सवाल उठने लग गए हैं। 24 फरवरी रशिया का फौज यूक्रेन घुसना शुरू किया था। शुरू में लगा था यूक्रेन रशिया को एक हफ्ता भी नहीं रोक पाएगा, और आज 6 महीने के बाद 24 अगस्त तक का नज़ारा कुछ ऐसा है। यूक्रेन सिर्फ रशिया को रोक ही नहीं रहा है, बल्कि ठोक भी रहा है। यहाँ ये 24 अगस्त का एक अलग ही महत्व है। 24 अगस्त यूक्रेन का इंडिपेंडेंस डे है, और ये इंडिपेंडेंस उन्हें रशिया से ही मिला था 1991 में। और आज 30 साल बाद यूक्रेन एक बार फिर से लड़ रहा है उसी रशिया से। इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो अब तक रशियन आर्मी ने यूक्रेन का 30% भी नहीं कैप्चर कर पाया। दक्षिण में ओडेसा से पूरब में डॉनबास तक यूक्रेन ने रशिया के फौज को कड़ी टक्कर दे रहा है। और यूक्रेन में सिर्फ उसका सेना ही नहीं, वहाँ के आम आदमी भी बंदूक उठा लिया है रशिया को रोकने के लिए। शुरू में रशियन आर्मी कीव के करीब पहुँच गए थे, और लग रहा था यूक्रेन की हार अब बस कुछ ही दिनों की बात है। पर यहाँ से कहानी अचानक बदल गई। यूक्रेन की आम आदमी का जंग में शामिल होना, अमेरिका और बाकी नेटो कंट्रीज़ का हथियार भेजना, और सबसे बड़ी बात यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की का हार ना मानने वाला एटीट्यूड इस जंग का हिस्सा भी बदल दिया। यूक्रेनियन आर्मी के प्रेशर में रशियन फौज को सिर्फ पीछे ही हटना नहीं पड़ा, बल्कि पहले से कैप्चर किया हुआ खेसरन एरिया में अपना पोजीशन बनाए रखना भी मुश्किल हो चुका था। किसी ने सोच भी नहीं सका था कि दुनिया के टॉप रेटेड पावरफुल देश, जिससे अमेरिका भी डरता है, उसको एक छोटा सा देश ऐसे टक्कर दे पाएगा। इनफैक्ट जंग के पहले यूएस मिलिट्री के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ्स कमेटी के चेयरमैन मार्क मिली ने सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ तक रिपोर्ट कर दिया था कि रशिया जंग शुरू करने के 3 दिन के अंदर यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। पर अब 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, और नियर फ्यूचर में ऐसा होते हुए तो दिख नहीं रहा है। ऊपर से इसी दौरान रशिया के 2 लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल लेवल का सेना ऑफिसर का यूक्रेन सेना के द्वारा निधन हो गया है। रशियन वॉरशिप को यूक्रेन ने डुबा दिया। देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये रशिया का सबसे बड़ी कोई जहाज है जो जंग में नष्ट हुआ। करीब 1500 टैंक्स और 100 से ज़्यादा फाइटर प्लेन्स भी तबाह हो गया। बीबीसी के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एटलीस्ट 30,000 रशियन सेना ऑलरेडी जान गंवा चुका है, जबकि अनऑफिशियल रिपोर्ट्स कहता है कि कम से कम 80,000 रशियन सेना ऐसे है जो कि या तो जान गंवा चुके हैं या तो फिर जख्मी हैं। जबकि वो सेम रिपोर्ट्स में यूक्रेन की तरफ से 10 से 11,000 सेना की मौत की खबर मिल रहा है। अब इस माहौल में दुनिया भर में ये सवाल उठने लगा है कि क्या रशिया वाकई ही सुपर पावर है? अब यहाँ भी एक गौर करने वाली पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। ये सारा जो रिपोर्ट्स है, ये वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न हाउसेस के रिपोर्ट्स पर आधारित है, और उनके रिपोर्ट्स डेफिनेटली बायस्ड है। यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के एंड्रूस यूनिवर्सिटी के मिलिट्री टैक्टिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर फिलिप्स ओब्रायन ने यह भी कह दिया कि अमेरिका तो छोड़ो, रशिया का आर्मी नेटो के ज़्यादातर देश के सामने भी बच्चा है। ब्रिटिश, फ्रांस या इजराइल की आर्मी जैसे एडवर्स सिचुएशन में भी क्रिटिकल सैन्य अभियान कर सकता है, रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इनफैक्ट रशिया अब दूसरे दर्जे के पावर भी नहीं रहे। और यहाँ आता है इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्या रशिया वाकई ही इतना कमज़ोर हो गया है? देखिए, ये जंग देखने में रशिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, पर रशिया को असल में लड़ना पड़ रहा है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से, जिसमें यूएसए और यूके के साथ 15 से ज़्यादा नेटो देश शामिल है, जो कि यूक्रेन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। जैसे कि जिस मिसाइल से रशियन वॉरशिप को नष्ट किया गया था, वो डैनिश हार्पून मिसाइल था। ज़्यादातर रशियन टैंक्स और एयरक्राफ्ट जिसको यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है, वो स्टिंगर मिसाइल से किया गया है, जो कि यूएसए ने दिया है यूक्रेन को। ऊपर से वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाया रशिया के ऊपर। आइडिया यही था कि रशिया को फाइनेंशियली ख़त्म कर देना। आज के ज़माने में लड़ाई सिर्फ जंग के मैदान में नहीं होता है, ये स्ट्रैटेजिक लड़ाई भी होता है।
शुरू में रशिया थोड़ा दबाव में आ भी गया था, स्पेशली जब रशिया को स्विफ्ट से निकाल दिया गया और मॉस्को का फॉरेक्स रिजर्व भी फ्रीज कर दिया गया। पर इस स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में रशिया वेस्टर्न कंट्रीज का क्लास ले लिया। सबसे पहले रशिया ने यूरोप को उसकी दुखती नस से पकड़ा। वो क्या है? वो है गैस सप्लाई। यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली जर्मनी, इटली एट्सेट्रा हेवीली डिपेंड करते हैं रशियन गैस के ऊपर। यहाँ रशिया ने यूरोप को ही मजबूर कर दिया अपना सैंक्शंस ढीला करने में। सेकेंडली, रशिया एशिया के बड़े ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज जैसे इंडिया और चाइना को सस्ते में तेल बेचना शुरू किया। और फाइनली एक मास्टर स्ट्रोक खेला। रशिया का सारा एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग गैस, जो कि हेवीली यूरोप इंपोर्ट करता है, इसका करेंसी अब रूबेल कर दिया गया। अब यूरोप को किसी हाल में गैस चाहिए था तो यूरोपियन कंट्रीज रूबेल खरीदने लगे। इससे रूबेल की भाव ग्लोबल मार्केट में बढ़ गया और रशियन करेंसी जो कि डूबने वाला था वो उल्टा 30% ग्रो कर गया। और इसी तरीके से रशियन इकोनॉमी को यूएसए और यूरोप के सैंक्शन से बचा लिया गया। और इस स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में रशिया को एक अपर हैंड मिल गया। अब रशिया उस पोजीशन में है कि वो लंबा टाइम तक ये जंग को कंटिन्यू कर सकता है। पर क्या बाकी दुनिया तैयार है उसके लिए? देखते हैं समय के साथ। ये था अपना आज का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो ये वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइए। मिलता है एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।